बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आजकल सिनेरियो एक ऐसा बना हुआ है कि तारीख़ से थोड़ी सी वाबस्तगी होना या उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। हम इस वीडियो में आज तज़किरा करेंगे कि तुर्की, पाकिस्तान, मुआहिदा लौज़ान और 2023 और मगरब अरब ये दुनिया किस तरफ को जा रही है और तैयब उर्दगान का प्लान क्या है। वो कहानी जो अर्तुगरुल गाज़ी से शुरू हुई और उनके बेटे उस्मान गाज़ी ने 1299 में खिलाफत उस्मानिया की एक बुनियाद रखी तुर्की में, और तुर्कों ने फिर 3 बड़े आज़मों के ऊपर हुकूमत की। वो उस दौर की सुपर पावर थे। 40 मुल्क निकले उनमें से जब 650 साल के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, और वो उस दौर के सुपर पावर थे। मक्का और मदीना की मेज़बानी उनके पास थी, ताकत उनके पास बेशुमार थी, हथियार उनके पास बेशुमार थे, फ़ौजें उनकी बड़ी ज़बरदस्त थीं। तो वो ज़वाल की तरफ लेकिन जब गए तो 100 साल के लिए उनके हाथ पांव एक मुआहदे के ज़रिए से बांध दिए गए। अब मैं आपको ज़रा माजी करीब में लेकर जाऊंगा ताकि इस सारे सिनेरियो को समझने में आपको मदद मिले। अचानक 15 जुलाई 2016 को हमें पता चलता है कि तुर्की के अंदर मार्शल लॉ लगाने के लिए फ़ौज निकल आई है। फ़ौज इदारों के ऊपर कंट्रोल कर रही है, फ़ौजी सड़कों पर आ गए हैं, उन्होंने अपने टैंक्स निकाल लिए हैं और ये खबरें चलना शुरू हो गई। ये सारा का सारा मगरिब का प्लान था, अमेरिका का प्लान था। वो तैयब उर्दगान का और तुर्कों का रास्ता रोकना चाहते थे 2023 से पहले, और वक्त से पहले इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने कोशिश बंद कर दी है, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं और ये लड़ाई किसी ना किसी सतह पे चल रही है। ये जो एक इंटरनल हमला करवाया फ़ौज के अंदर बगावत करवा के, उसको तुर्की की अवाम ने नाकाम बना दिया। लोग टैंकों के सामने आके लेट गए, लोगों ने फ़ौजियों के साथ लड़ाई शुरू कर दी, लोगों ने इवन ऑफिसर्स को पकड़ लिया फ़ौजियों के, और बहुत बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हुई, और तमाम गद्दारों को पकड़ लिया और बड़ी सख्त सज़ाएं दी गई तुर्की के अंदर। तो ये अवाम ने पहली मरतबा किसी हुक्मरान के लिए जमहूरियत के दौरान इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि टैंकों के सामने आकर लेट गए। ये बगावत जो तुर्की में हुई, ये करवाई थी अमेरिका ने और यूरोप ने, और वो इसको सेलिब्रेट कर रहे थे अपने 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 मीडिया के ऊपर। जब उनको ये पता चला कि लोगों ने इस बगावत को कुचल दिया है तो उनकी शक्लें देखने वाली थी और उनको बड़ी सख्त मायूसी हुई थी। पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार किया था और मुसलमान मुल्कों ने इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार किया था, और तैयब उर्दगान को मुबारकबाद के पैगाम भिजवाए गए थे। अब तैयब उर्दगान जो है वो एक तगड़े लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। 1923 के मुआहदे में जब 100 साल के लिए तुर्की को बांध दिया गया मुआहिदा लौज़ान में, जिस पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए थे, जो कुछ तुर्की ने खोया था, तुर्की अब उस सारे को हासिल करना चाहता है। क्या क्या खोया था? 40 मुल्क उनके बन गए थे। वो ये चाहते हैं कि उनकी जगह उनको वापस मिले। उनके पास से हिजाज़ मुक़द्दस की मेज़बानी चली गई थी, उनका ख्वाब है कि वो उनको वापस मिले। जिस ख़ानदान को सुल्तान के वहाँ से जिलावतन कर दिया गया था, जो खिलाफत से वाबस्ता थे, जो अर्तुगरुल गाज़ी के नसब चला आ रहा था, जिनको निकाल दिया गया था 70 और 80 की दहाई में, उनको वापस बुलवा लिया गया तुर्की में। अब वो तुर्की में रहते हैं, उनके लोग इस वक्त तुर्की के मामलात में अपना हिस्सा ले रहे हैं, और ना सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि कुछ मुतहर्रिक नौजवान भी अब उस ख़ानदान के तुर्की के अंदर बड़े मकबूल हो रहे हैं। तेल निकालने पर पाबंदी लगा दी गई, तुर्की तेल नहीं निकाल सकता। इसको एक सेकुलर रियासत बना दिया गया तुर्की को, और बास्फोरस जो उनका सबसे ज़बरदस्त उनके पास एक ताकत थी कि यहाँ से जहाज़ पूरी दुनिया के मशरिक़ और मगरिब इन ममालिक को मिलाने का सबसे करीबी रास्ता ये पानी का रास्ता है, इसको बैनुल-अक़वामी करार दे दिया। तुर्की टैक्स नहीं ले सकता। ये सारी पाबंदियाँ उन पर लग गई थी। अब तैयब उर्दगान इनको ख़त्म करेंगे। यूरोप और अमेरिका ये बात समझ गए कि ये आदमी बाज नहीं आएगा। ये पूरी कोशिश करेगा कि 100 साल पहले इनसे जो छीना गया है उसको वापस हासिल कर ले। उसको रोकने के लिए कई मरतबा कोशिश की गई है। कभी कोशिश की गई कि तुर्की की रूस के साथ जंग करवा दें, कभी कोशिश की गई किसी और के साथ इसको लड़वा दें, कभी कोशिश की गई कि इनके अंदर बगावत करवा दें। तो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद वो हर दिल अजीज़ आदमी है इस वक्त तुर्की में, तैयब उर्दगान, और वो काबू नहीं आ रहा है। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को भी संभाला हुआ है, अपनी कौम को भी संभाला हुआ है, और अब वो फ्यूचर प्लान के ऊपर सोच रहा है। तैयब उर्दगान ने, वो मीडिया की ताकत को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि प्रोपेगेंडा वॉर क्या है। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक आइडिया डिस्कस किया था कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, ये तीनों मुल्क अगर मिल जाएं और मिलकर ये एक टीवी चैनल बनाएं जो अंग्रेज़ी ज़बान में हो और अरबी में भी हो, और वो जवाब दे उस प्रोपेगेंडा का जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ किया जाता है आलमी सतह पे।
तो ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने इसकी मुखालफत की। अभी तक तो ये नहीं हो पाया, लेकिन ये इसको कर गुजरेंगे अगर इन तीनों लोगों को मौका मिलता रहा तो। एक और चीज़ ये है कि तुर्की ये भी समझता है कि वो अपने हालत तो बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन उसको इस वक्त एक अलायंस की ज़रूरत है। तुर्की अलायंस में किस किस को देख रहा है? सऊदी अरब के साथ उसका अलायंस बन नहीं सकता, क्योंकि सऊदियों को ये लगता है कि तुर्की हमसे अपना हक वापस मांगेंगे। और तुर्क वहाँ पे खाना काबा में जाके दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आप हमें ये मेज़बानी वापस दे दीजिए। तो वो अपना हक मांगेंगे, ये ऑब्वियस है। जब वो ताकतवर होंगे तो वो मांगने की कोशिश करेंगे। तो अरब इस वजह से कुछ परेशान है, वो उनका साथ नहीं देंगे। कतर उनका साथ दे सकता है क्योंकि उसका सऊदीया के साथ कोई प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को वो बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। ईरान उनका साथ दे सकता है क्योंकि ईरान का और सऊदी अरब का वैसे ही प्रॉब्लम रहता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो ममालिक हैं जो उनका साथ दे सकते हैं। और सेंट्रल एशियन ममालिक में तुर्की की बड़ी अहमियत है और उन्होंने बड़ी अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं। चीन के साथ उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, कुछ यूरोपीय ममालिक के साथ जिनमें जर्मनी सर फहरस्त है उसके साथ, और साथ ही साथ रशिया के साथ उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। तो तुर्की इस वक्त ये देख रहा है कि ना सिर्फ मुसलमान मुल्कों के साथ बल्कि दूसरे मुल्कों के साथ भी हमें ताल्लुकात बेहतर करने हैं अगर फ्यूचर में अपनी ताकत को वापस हासिल करना है। इस वक्त सबसे बड़ी बहस यह है कि क्या तैयब अर्दवान ऐसा तो नहीं है कि दोबारा खिलाफत अनाउंस कर दें 100 साल गुजरने के बाद और वो कहें जी हम खिलाफत उस्मानिया या खिलाफत मुसलमानों की जो है उसको बहाल करने की तरफ जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो खिलाफत के ऊपर ड्रामास तो बना रहे हैं, वो हर जगह पे इसकी बात भी करते हैं। तुर्की की मसाजिद इस वक्त नमाजियों से भरी पड़ी हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से मैं नहीं कह रहा, मैं तुर्की गया था, मैंने खुद देखा है। आप दूर दराज इलाकों में ट्रैवल करें, वहाँ पे एक एक मस्जिद में 3-3 4-4 मरतबा जमात होती है। जब गाड़ी रोकते हैं लोग नमाज पढ़ाते हैं। तो लोग इस्लाम के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हैं तुर्की में गुज़िश्ता 20 सालों में। और उन्होंने बताया कि ये चेंज आया है। कुरान पाक की तालीम वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम हुई है। हर बच्चा, हर ड्राइवर, हर आदमी, हर औरत सब तिलावत करते हैं और बड़ी खूबसूरत तिलावत करते हैं तुर्की। तो उन्होंने अपने आप को इस्लाम के ज़्यादा करीब कर लिया है गुज़िश्ता 20 सालों में। उनकी जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में एक सूफ़ी बरकत हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लोग उनकी बड़ी मिसाल देते हैं और उनका एक बहुत पुराना क्लिप मेरे पास आया, बहुत पुराना क्लिप। वो क्लिप मैं आपको सुनवा देता हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि वो अल्लाह वाले आदमी थे और लोग उनकी मिसाल इसलिए देते हैं कि उनकी अखबारात में छपी, कई जगहों पे लोगों ने कॉलम लिखे, बहुत सारे लोगों ने उनका हवाला दिया। तो सूफ़ी बरकत साहब ने वो जो जुमले थे जो उनके हमेशा याद रखे जाएंगे, वो क्या जुमले थे, उन्होंने क्या बोला, ये आप सुनिए। कि पाकिस्तान की हाम और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। तो ये आपने सूफ़ी बरकत साहब के आपने जुमले सुन लिए और ये उस वक्त के हैं जब पाकिस्तान को कोई कुछ मानता ही नहीं था, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाएगा 2023 तक? तो पाकिस्तान इस पोजीशन में आ सकता है। दुनिया में जो नए अलाइंसेस बन रहे हैं, पाकिस्तान उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जोग्राफियाई अहमियत के साथ बड़ी तगड़ी जगह पे बैठा हुआ है। सारी दुनिया को नज़रअंदाज किया जा सकता है, पाकिस्तान को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वजह यह है कि हम ऐसे लोग ही नहीं हैं जिनको नज़रअंदाज करें। हमने दुनिया को एक दफ़ा नहीं कई मरतबा हैरान किया है, दुनिया को परेशान किया है और शचोपंज में डाल दिया है। बड़े बड़े हादसात और बड़ी बड़ी तबाहियाँ जो है वो हमने झेल ली हैं। अपने से ताकतवर मुल्कों के साथ हम लड़ाई लड़ लेते हैं। सोवियत यूनियन को हमने तोड़ के रख दिया है, कई मुसलमान रियासतों को हमने आज़ाद करवा दिया है। हम वाहिद मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। JF-17 थंडर की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। दुनिया ने कहा था कि ये लोग गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन दुनिया का बेहतरीन एटॉमिक सिस्टम वो पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान की इस काबिलियत को अमेरिका समेत सारी दुनिया मानती है कि वो सेफेस्ट है। आज तक कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सका, कोई किसी को भिनक भी नहीं पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की ISI ने यहाँ कबायली इलाकों में और अफगानिस्तान में नाकों चने चबवाए हैं बेशुमार मुल्कों की एजेंसीज को, दर्जनों में उनकी तादाद है। तो ये हैरान कुन हद तक अजीब लोग हैं पाकिस्तानी, इनके ऊपर इसलिए दुनिया नज़र रखती है। और तुर्की के अंदर जब मैं तुर्की गया था तो मुझे वहाँ पे उनके एक मेंबर थे, उनके गवर्नर थे, उन्होंने एक हमें मूवी दिखाई। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और ये मूवी आप देखें, हमने पाकिस्तान के बारे में बनाई है। वो 30 मिनट की मूवी थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्या है, क्या बन सकता है। मुझे वो मूवी देखने के बाद इतनी मोटिवेशन हुई। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रॉपर रिसर्च की हुई थी कि ये मुल्क कितना आगे जा सकता है अक़वाम आलम में। तो तुर्की को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं।
और उनको लगता है कि पाकिस्तान का वोट, जैसा कि अभी आप सूफी बरकत साहब को सुन रहे थे कि हमारी हाँ में अक़वाम आलम की हाँ होगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान का जो वोट है या पाकिस्तान की जो ताकत है वो फैसला करेगी कि किसको क्या मिलेगा। अब इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन ये बन गई है कि तेल की कीमतें नीचे आई, सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती ख़त्म, ताल्लुक़ का रिश्ता था, तो सऊदी अरब अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। चीन जो है वो क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर जाता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर जाता है और वो उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। पाकिस्तान उसकी ज़रूरत है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। तुर्की 2023 के बाद एक नया तुर्की होगा, तो पूरी दुनिया का 2023 से लेकर 2025 तक एक नक्शा बदलने वाला है। दुनिया की डायमेंशंस चेंज होने वाली हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। ऐसा होगा कि जो लोग कल तक कुछ भी नहीं थे, जिनकी वक़्त नहीं थी, उनकी बहुत ज़्यादा वक़्त बनती हुई दिखाई दे रही है। हर समझने वाले को साफ नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल किसका है, किन ममालिक का है। और अब जो ये कुर्बतें हैं पाकिस्तान की और तुर्की की, चीन की और मलेशिया की, कतर की और ईरान की, ये और सेंट्रल एशियन ममालिक की, और रशिया भी अपने आप को ज़्यादा दूर नहीं कर पा रहा, और कुछ ममालिक और, जर्मनी है, कुछ और ममालिक हैं। इन ममालिक की जो कुर्बतें हैं, जापान है, वो पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। ये जो ममालिक की कुर्बतें हैं, ये मगरब को और अमेरिका को और जितने मगरबी ममालिक हैं यूरोपियन, उन सबको, उनके लिए परेशानी का बायस है। उनकी इकॉनमी को झटका लग सकता है और उनकी जो सुपर पावर होने की एक अहलियत है वो मुतासर हो सकती है। ये आने वाले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से 2 साल जो 2023 से लेकर 2025 तक हैं वो फैसला कुन साल हैं। और याद रखिएगा, उन फैसलों में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल होगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और हम पाकिस्तान को वहाँ जाता हुआ देखें जहाँ जाने के लिए इसके बुज़ुर्गों ने दुआ की थी। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को